अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि थर्मल कंडक्टिविटी, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर, मरकरी और ग्लास, तीन का दिया है। कॉपर का Kc है, मरकरी का उन्होंने Km दिया और ग्लास का दिया है Kg। ये थर्मल कंडक्टिविटी दी है तीनों मटेरियल की, और Kc जो है वो Km से बड़ा है और Km जो है वो Kg से बड़ा है। कॉपर का मरकरी से बड़ा है, मरकरी का ग्लास से बड़ा है। ठीक, इफ़ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज टू फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया होना चाहिए ऑफ ईच मटेरियल। ठीक, यानी हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सेम है। तो जरा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होता है, तो ये जो dQ/dt होता है, ये होता है आपका K, ये टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन उस वायर या जो भी मटेरियल है उसकी लेंथ। अब ये है हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, और अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तब बनेगा हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी dQ/dt डिवाइडेड बाई ए। तो ये है हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है K टाइम्स डेल्टा T/L के बराबर। और ये कह रहे हैं ये जो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये तीनों में सेम है, तीनों मटेरियल्स में क्या है, सेम। तो आपसे टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में पूछ रहे हैं। डेल्टा T/L ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है और ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो कुल मिलाकर थर्मल कंडक्टिविटी इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट का प्रोडक्ट सेम है। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट सबसे कम होगा। तो डेल्टा T/L किसका, कॉपर का, ये सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा होगा डेल्टा T/L ऑफ मरकरी, और उससे ज़्यादा होगा डेल्टा T/L ऑफ ग्लास। ठीक, और ये जो थर्मल, ये जो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया है इसको XC के टर्म्स में दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा XC, ये सबसे छोटा होगा, उसके बाद है XM, उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, XG। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर इसमें मैच करेगा सी पार्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं 86। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। 86 में कह रहे हैं कि एक शैलो पॉन्ड है और उसमें ऊपर आइस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। कुछ इस तरह की मान लिया सिचुएशन है, ये पॉन्ड है, ये जमीन है, कुछ इस तरह से ये जमीन है, यहाँ पे ये पानी है, ठीक, और इतनी थिकनेस आइस का फॉर्मेशन हो, ये आइस है, आइस वाटर, ये सिचुएशन। ठीक, और ये कह रहे हैं द एयर अबव द आइस इज एट -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आपको दिया वो। ठीक, और जो पॉन्ड का बॉटम है उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इफ़ द टोटल डेप्थ ऑफ आइस प्लस वाटर इज 1.4 मीटर, टोटल ये जो डेप्थ है ये 1.4 मीटर है, और आपसे थिकनेस आइस लेयर की पूछ रहे हैं। तो आइस लेयर की अगर थिकनेस मैंने कहा अगर ये L है, तो जो पानी की थिकनेस होगी ये आपकी होगी 1.4 माइनस L, ये सिचुएशन है। और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की दी है, आइस की है 0.4 और पानी की जो है वो 0.12 है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ स्टडी स्टेट में आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जितनी हीट यहाँ इस सरफेस तक आ रही होगी उतनी हीट आइस के थ्रू बाहर निकल जा रही होगी। ठीक, और इंटरफेस का टेम्परेचर जहाँ पे आइस का फॉर्मेशन चल रहा है या जस्ट जस्ट होके रुका हुआ है अभी, तो इस पॉइंट इंटरसेक्शन का, इस जंक्शन का टेम्परेचर आपका रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ की आइस जो है वो सबसे लेटेस्ट फॉर्म हुई होगी और इसका टेम्परेचर, इस इंटरफेस का टेम्परेचर रहेगा। या आइस वाटर अगर इंटरफेस है तो आइस वाटर इंटरफेस का टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 0 है। तो हम यहाँ से हीट करंट की फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से हीट करंट का फॉर्मूला लगाते हैं और इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, एरिया ए मान लेते हैं, इसका एरिया ए है, यहाँ पे भी एरिया ए है, यहाँ पे भी एरिया क्या है, ए है। तो जरा देखिए पानी से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, dQ/dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, ये तो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, 4 माइनस 0 अपॉन L ओवर के। L कितना है इसका, तो L है 1.4 माइनस L, ये है इसकी थिकनेस, और K ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, K किसका लेंगे हम, पानी का लेंगे। पानी का K आपको दिया है, मैं सीधे वैल्यू डाल देता हूँ। पानी का जो K दिया है वो 0.12 दिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A।
और यही हीट फ्लो उसके आगे होगी, आइस के थ्रू भी यही हीट फ्लो होगी। तो आइस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो वो है 0 माइनस ऑफ -5, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। डिवाइडेड बाई एल, एल कितना, एल ही है, और के कितना, आइस का के आपको दिया 0.4, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। चलो देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होगा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एल नहीं, एल से एल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है बिल्कुल, बस इतना ही कैंसिल आउट होगा। ठीक है, थोड़ा और हम सेटल कर सकते हैं, तो देखिए कैसे सेटल करेंगे इसमें। ए से ए बस कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। बाकी इधर हो जाएगा ऊपर 4 इंटू 0.12, इस एल से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू एल। इस तरफ क्या होने वाला है, ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.4 इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस एल, तो ये बन जाएगा 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.24 एल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.4 माइनस एल। एल को इधर ले आएंगे तो 1.24 एल इज इक्वल टू 1.4। तो जो एल यहाँ से निकल के आ रहा है आपका, वो आपका 1.4 डिवाइडेड बाई 1.24 आ रहा है। अब अगर इसको सेटल करेंगे तो ये 1 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 1.24, तो ये 1.1 के आसपास आपको आंसर मिलेगा, 1.13 कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट 1.13 मीटर के आसपास ये आंसर मिलेगा। ये थिकनेस होगी आपकी किसकी, आइस की। तो इसमें आंसर आपको 1.1 दिया है, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे अगर इसको 2 प्लेसेस तक, तो ये 1.1 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। तो हमने क्या किया समझ में आया, हमने आइस की थिकनेस बना ली, हमने पानी की थिकनेस बना ली, और बस सिंपली हीट का फॉर्मूला लगाया कि जितनी हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी उतनी हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगी। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि अगर आइस वाटर इंटरफेस है तो आइस वाटर इंटरफेस का टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बाकी आपको पानी की थर्मल कंडक्टिविटी दी थी और आइस की भी थर्मल कंडक्टिविटी दी थी, दोनों की हमने वैल्यू डाल ली वहाँ से। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक वायर है, एल उसकी लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, के थर्मल कंडक्टिविटी है। तो थर्मल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं ब्लॉक का कितना होगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। एल क्या है, एल वो लेंथ है जिसके अक्रॉस हीट फ्लो होगी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और के जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उसमें क्या, एक डबल लेयर बॉल है, डबल लेयर बॉल बनाते हैं। समझिए कैसे, फ्री हैंड बना लेते हैं। ठीक है, एक डबल लेयर वॉल है, एक लेयर ए है और एक लेयर बी है। ए की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, बी की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी ए की जो है वो 3 टाइम्स है बी की। ठीक, तो ए की थर्मल कंडक्टिविटी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, इसकी के है, इसकी 3 के है। इन द स्टडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, ऐसी मान लिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए, ये ए लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी थी, बी। आपको ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस निकालना, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंटरफेस का टेम्परेचर निकाल लेंगे, और एक बार आपको इंटरफेस का टेम्परेचर मिल जाएगा तो 35 माइनस टी करके ए के अक्रॉस टेम्परेचर मिल जाएगा, और बी के अक्रॉस चाहिए होगा तो टी माइनस 0 करके बी के अक्रॉस मिल जाएगा। ठीक, तो हम इंटरफेस का टेम्परेचर निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए, जो हीट यहाँ से स्टडी स्टेट में जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी, वही हीट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी। तो जो हीट का फ्लो होगा वो दोनों इक्वेशंस में हम सेम करेंगे, दोनों वॉल्स, दोनों लेयर्स में हीट का फ्लो सेम होगा। तो पहली वॉल में कितना हीट फ्लो होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अगर इसकी लेंथ एल मानूँ तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L। ठीक, तो पहली वॉल ए में जो हीट फ्लो होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मीन्स 35 माइनस टी अपॉन एल ओवर के, इसका कितना है, के 3 के ए, के जो है वो 3K के बराबर है। ये पहली वॉल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर होगा। दूसरी वॉल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो वो हो जाएगा टी माइनस 0 अपॉन एल, कितना एल है 2L अपॉन के ए। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी इसमें, एल के ए कैंसिल आउट हो गया, एल के ए कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा।
तो 35 इंटू 3 करेंगे तो आपका बनेगा 105 माइनस 3t इज इक्वल टू टी बाई 2। 3t से इधर सम इधर ले आएंगे इसको, तो 105 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 3t प्लस टी बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 7t बाई 2। तो जो इंटरफेस का टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर आया 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इंटरफेस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस का रहेगा और बी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। ठीक, सो आपसे तो ए के अक्रॉस पूछा है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दो तो सेमी सर्कुलर रॉड हैं और एक स्ट्रेट रॉड है। पहले डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे सेटल कर रहे हैं। ये मान लिया सेंटर रहा होगा, ठीक। तो दो तो सेमी सर्कुलर रॉड हैं और एक जो है वो आपकी कैसी रॉड है, स्ट्रेट रॉड है। इस तरह से एक सेमी सर्कुलर ऊपर है, एक सेमी सर्कुलर नीचे है और एक स्ट्रेट रॉड है। सेम क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब इनके थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी, के और के, ठीक। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, ए और ए, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ए दिया हुआ है और ये पॉइंट जो है वो बी दिया हुआ है। मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और इस तरह से ज्वाइन किए गए हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सेमी सर्कुलर रॉड टू द हीट ट्रांसफर थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट रॉड इन ए गिवन टाइम, ठीक है। सेमी सर्कुलर रॉड, नहीं, इसमें सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सिचुएशन ये है कि दो ही रॉड हैं, एक सेमी सर्कुलर है और एक स्ट्रेट है। ये जो बीच वाली, ये जो नीचे रॉड बना दी, ये नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही रॉड्स हैं, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। डायग्राम देखने में मुझे ऐसा लगा कि दो सेमी सर्कुलर हैं, दो नहीं है, ये डायग्राम, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो ए और बी को जो है वो आपने फिक्स टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। मान लिया ए का टेम्परेचर T1 कह दिया, हायर टेम्परेचर है, बी का टेम्परेचर T2 कह दिया, लोअर टेम्परेचर है। और इससे कितनी हीट जा रही है और इससे कितनी हीट जा रही है, सेमी सर्कुलर पोर्शन से कितनी हीट आ रही है और स्ट्रेट वायर से कितनी हीट आ रही है, तो उनका जो रेट ऑफ हीट फ्लो है इन ए गिवन टाइम, उनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर रेडियस आर है तो इसकी जो लेंथ है वो 2r के बराबर हो जाएगी और इसकी जो लेंथ होगी वो पाई r बाई 2 के बराबर हो जाएगी, पाई आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सेमी सर्कुलर है तो इसकी लेंथ पाई आर के बराबर होगी, ठीक। तो जरा निकालते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। सेमी सर्कुलर में कितना आएगा, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो वो आपका आएगा डेल्टा टी है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल ओवर के। एल कितना, पाई आर, और के है, ए है, ठीक। ये हो गया सेमी सर्कुलर का, ठीक। अब स्ट्रेट वायर में डी क्यू बाई डी टी कितना होगा, ये सेमी सर्कुलर का, इसको सी लिख देता हूँ मैं। स्ट्रेट वायर में डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन एल ओवर के। एल इसका कितना है, 2r और के है। तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 अपॉन पाई आपको आंसर मिलेगा। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो हीट ट्रांसफर इन ए गिवन टाइम जो होगा, उनका रेशियो 2 अपॉन पाई के बराबर आ रहा है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या, दो स्फीयर हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, वन विद डबल द रेडियस एंड 1/4, दो स्फीयर हैं सेम मटेरियल के हैं और एक की रेडियस दूसरे से डबल है, एंड 1/4 वॉल थिकनेस ऑफ द अदर आर फिल्ड विद आइस, ठीक है। तो जरा बनाएंगे, एक की रेडियस डबल है लेकिन उसकी जो वॉल थिकनेस है वो 1/4 है। नहीं, ये मान लिया इसका सेंटर है, पहले सेंटर बनाना जरूरी है। एक स्फीयर ये है, उसकी वॉल थिकनेस काफ़ी कम है, ठीक। एक दूसरा स्फीयर है, उसकी रेडियस इससे आधी है बट वॉल थिकनेस जो है वो डबल है।
डबल है या 4 गुना है, इसकी वॉल थिकनेस 4 गुना है, ठीक है। तो समझिए जरा, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, और इसकी जो दीवार की थिकनेस है वो मैंने मान रहा हूँ ये है आपकी 4x के बराबर, ठीक। और इसकी जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है, डबल है, और इसकी जो वॉल थिकनेस है, ये जो दीवार की थिकनेस है वो आपकी x के बराबर है, ठीक है। और दोनों में हमने क्या किया है, filled with ice. If time taken for complete melting of ice is larger sphere is 25 minutes and for smaller sphere is 16 minutes, ठीक। इसमें दोनों को हमने पूरा बर्फ से भरा हुआ है, इसके अंदर भी पूरी आइस भरी हुई है और इसके अंदर भी पूरी आइस भरी हुई है। इसको पूरा मेल्ट होने में जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी, वो आपका है 25 मिनट, और इसको जो मेल्ट होने में टाइम लग रहा है वो है आपका 16 मिनट। तो निकालना क्या है हमको, द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल्स ऑफ लार्जर स्फीयर टू दैट ऑफ स्मॉलर स्फीयर। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लिया K2 है, तो आपको K1 अपॉन K2 निकालना है, ठीक है। तो आराम समझिए क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहा होगा T, इसी तरह से इसमें भी अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर का कुछ रहा होगा T। तो कितनी हीट अंदर फ्लो करेगी इसमें, वो हम निकालेंगे। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा dQ/dt, आराम से समझते जाइए, वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस T-0 अपॉन L/K, और L जो होगा वो डायमेंशन होती है जिसके अलोंग हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जो L होगी वो इसकी थिकनेस हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x। K ऊपर पहुंचेगा K1, और इसका एरिया होगा 4πr²। ढंग से देखते जाना, 4πr इसका जो है वो 2r है, ये रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ठीक। और समझिए आपने कितनी देर तक हीट फ्लो कराना, 25 मिनट तक, और तब जाके इतनी हीट हो जाएगी इसमें कि ये पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन समझिए, इसके अंदर जो आइस का वॉल्यूम होगा वो होगा आपका 4/3π2r का क्यूब, ठीक। इतना आइस का वॉल्यूम होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, ये आइस का मास हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, नहीं सॉरी स्पेसिफिक हीट तो नहीं डालेंगे हम, m/L का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें आइस मेल्ट करानी है। तो ये आइस का मास हो जाएगा इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इतनी हीट चाहिए होगी, और इतनी हीट आपको कितने टाइम में मिलनी है, 25 मिनट में, ठीक है। 1 सेकंड में तो ये इतनी हीट मिलेगी, तो इसमें 25 मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना मिलने वाली है, T/K1 अपॉन x, और ये आ गया 4π2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से। टाइम है आपका 25 मिनट, और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60। तो ये इक्वेशन बनेगी, इतनी हीट 25 मिनट में अंदर पहुंच जाएगी, और यही हीट जो होगी उस पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट होगी। पहली इक्वेशन, ठीक। अब अगर दूसरे वाले की इक्वेशन बनाएं, इस वाले स्फीयर की अगर हम इक्वेशन बनाएं, यही इक्वेशन बना रहे हैं ताकि कैंसिल करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³, और डेंसिटी ऑफ आइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ आइस हो जाएगा, फिर लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करके ये टोटल हीट आ जाएगी। इतनी हीट चाहिए होगी इस आइस को मेल्ट करने के लिए। अब वो किसके बराबर होगी, तो रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस T-0 अपॉन L/K। L जो है वो इसका 4x है, K इसका K2 है, और एरिया कितना होगा, एरिया 4πr² होगा, स्फीयर है। और कितनी देर तक कितनी हीट फ्लो कराई है आपने, ये जो हीट करंट है कितनी देर तक फ्लो कराई है, 16 मिनट तक। तो टोटल कितनी हीट मिलेगी, 16 × 60। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें फाइंड K1 और K2 का रेशियो करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और आराम से डिवाइड करेंगे बिना कुछ गलती करे, काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखते हैं 4/3π से 4/3π चला गया, डेंसिटी से डेंसिटी चलेगी, L से L चलेगी, तो 2r³ करेंगे तो 8r³ आ जाएगा, और r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इधर तो मुझे बचता दिख रहा है 8, यहाँ क्या बच रहा है 8। अब इधर देखते हैं, ये t से t कैंसिल आउट हो गया, इस x से x कैंसिल आउट हो गया, 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल। तो यहाँ जो ऊपर दिख रहा है मुझे, एक K1 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, एक 25 दिख रहा है, यानी ऊपर मिल रहा है 100 K1, नीचे देखें क्या मिल रहा है, एक K2 मिल रहा है और एक 16 मिल रहा है। ये K2 हो गया और क्या है 16, और ये नीचे 4 था, तो इस 4 से 16 को कैंसिल कर लेते हैं 4 टाइम्स, तो 16 नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा आपको 4 ही मिलेगा। K2 के साथ सिर्फ क्या मिलने वाला है 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। तो आपको जो इक्वेशन मिली फाइनली वो आपको मिली 8 = 25 K1 अपॉन K2। तो K1 अपॉन K2 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 8/25,
तो ये आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा था। ठीक है, कितनी हीट करंट फ्लो हो रही है, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल हीट कितनी फ्लो होगी, और वो जो टोटल हीट है वो आइस, पूरे आइस को मेल्ट करने का काम आ रही है, तो m इंटू एल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 91। समझिए क्या है 91। इसमें कह रहे हैं ए वॉल हैज़ 2 लेयर्स, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2 लेयर्स हैं ए और बी, उनकी डिफरेंट मटेरियल की बनी है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है के 3 टाइम्स के भी है, और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस वॉल के अक्रॉस 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो वो सब कुछ आप कर लोगे, हमने सेटल किया है, अभी हमने एक क्वेश्चन सेटल किया है, तो 91 आप कर लोगे। अब हम आते हैं 92 पे। इसमें कह रहे एक सिलेंडर है, उसका रेडियस आर है, मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 इज सराउंडेड बाई ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। पहले बनाएंगे डायग्राम। तो ये है इसकी एक्सिस सिलेंडर की, देखते जाइए आप आराम से। ठीक है, और ये है इनर रेडियस, इनर सिलेंडर है एक। पहले डायग्राम बनाएंगे ढंग से। और ये इसमें आउटर सिलेंडर है एक। इस तरह की सिचुएशन, जो इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर जो है उसकी रेडियस दी है आपको r। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी क्या है, जिस मेटेरियल का बना है वो K1 है। ठीक, और जो आउटर सिलेंडर है उसकी इनर रेडियस तो r ही होगी, और उसकी जो आउटर रेडियस है वो है 2r, और उसका जो मेटेरियल बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2। द टू एंड्स ऑफ ए कंबाइंड सिस्टम आर मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। दोनों एंड जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमने रखे हैं, यानी एक अपर एंड जो है उसको हमने T1 टेम्परेचर पे रखा है, और जो लोअर एंड है उसको हमने T2 टेम्परेचर पे रखा है। कुछ हीट फ्लो करेगी इनर सिलेंडर से, और कुछ हीट फ्लो करेगी आपकी आउटर सिलेंडर से। इस तरह से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है सिलेंड्रिकल सर्फेसेस से, स्टडी स्टेट में सिस्टम है, और इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का तरीका ये है, हम क्या करेंगे, हम नेट थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो समझिए। जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, अब थर्मल रेजिस्टेंस को मैं अब आर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अंदर वाले को कह रहा हूँ मैं आर डैश, और बाहर वाले को कहूँगा आर डबल डैश। तो आर डैश का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ एल है, और हीट इस तरह से फ्लो करेगी तो एल अपॉन K1, और इसका एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर आर डैश। बाहर वाले सिलेंडर का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो आर डबल डैश होगा, वो कितना हो जाएगा, वो भी एल अपॉन के का फॉर्मूला चलेगा, के K2 है, और इसका जो एरिया होगा, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका एरिया ये होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करके उसको निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर। सो इट इज एल अपॉन K2 टाइम्स 3 पाई आर स्क्वायर। ये आर डबल डैश हो जाएगा। ठीक, आर डैश और आर डबल डैश। अब नेट थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो थर्मल रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में। तो ये पैरेलल में, इनमें एक साथ हीट फ्लो कर रही है, अंदर वाले में भी फ्लो कर रही है और साथ ही में बाहर वाले सिलेंडर में भी फ्लो कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले अंदर वाले में फ्लो करेगी हीट, उसके बाद वही हीट फिर बाहर वाले में फ्लो करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, 1/r नेट होता है, वो फॉर्मूला आपका बनेगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो ये आपका हो जाएगा 1/l, और ये आपका हो जाएगा K1 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा 1/l, और ये हो जाएगा K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। तो l जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा K1 प्लस 3K2।
और ये है 1/r नेट। तो वन डायरेक्ट आर नेट अगर मुझे लिखना होगा तो पलट देता हूँ मैं इसको, तो आर नेट आपका आ जाएगा K/L/πr² इंटू K1 + 3K2। ये आर नेट आ गया। ठीक, अब जरा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर सिंगल मटेरियल का बना हुआ है, पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ है, और उस सिंगल मटेरियल का बना होने के बावजूद अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस वही हो जाए जो कि हमने आर नेट निकाला है, तो सिंगल मटेरियल का जो के होगा वही इस सिस्टम का के नेट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं कहूँ सिंगल मटेरियल का बना है तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा L/K नेट इंटू ए, और एरिया जो होगा पूरे सिलेंडर का वो होगा π/2r का स्क्वायर, यानी π/4r²। बस सेटल कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, πr² से πr² कैंसिल आउट हो गया। ठीक, πr², 4 रह जाएगा ये। ठीक है, 4 को हम यहाँ पहुँचा सकते हैं ऊपर। अब पलट लेते हैं तो के नेट की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आ रही है K1 + थ्राइस K2/4। तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, K1 + थ्राइस K2/4। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। Two ends of a conducting rod of varying cross section are maintained at 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये वाली जो सरफेस है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ये वाली सरफेस, और ये वाली सरफेस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। ठीक, और स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी है, और हमने दो क्रॉस सेक्शन लिए हैं। एक क्रॉस सेक्शन ए बी है जिसकी विड्थ x है, और दूसरा क्रॉस सेक्शन सी डी है, इसकी विड्थ भी क्या है, x है। और टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं। अगर स्टडी स्टेट मेंटेन हो चुकी है तो जो हीट फ्लो ए बी के थ्रू हो रहा होगा वही हीट फ्लो सी डी के थ्रू हो रहा होगा। अगर ए बी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 है और सी डी के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T2 है, तो इन्हीं को हमें कंपेयर करना है। तो जरा हीट फ्लो की इक्वेशन लिखते हैं। हीट फ्लो होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस होगा L/K। ठीक है, पहले हम ए बी पे इक्वेशन लिखते हैं। तो ये डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस होगा L/K। L जो है थिकनेस वो x के बराबर है, और K ऊपर आ जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं इसको A1 कह देता हूँ। ठीक है, यही हीट जो है इसी के बराबर हीट फ्लो हो रही होगी CD सेक्शन में, तो वो भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वहाँ पे डेल्टा T2 है ओवर L/K। L आपका x के बराबर है, K ही रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जनरल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ पे मैं A2 मान लेता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि K से K कैंसिल आउट हो गया, X से X कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब डेल्टा T इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, डेल्टा T1 A1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 A2। ठीक है, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो आप, डेल्टा T2 A2। अब इसका मतलब ये है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ये जो CD वाला एरिया है ये एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। ठीक है, टेपर्ड रॉड है ये ना, रॉड जो है वो टेपर्ड है, तो आगे की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है। तो A2 एरिया कम है, तो A2 के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी CD के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कम होगा। ठीक, सॉरी ज़्यादा होगा। A2 कम है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो CD के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा और AB के अक्रॉस कम होगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस AB इज लेस देन दैट ऑफ CD। क्लियर? One end of a conducting rod is maintained at temperature 50 degree Celsius and the other end, दूसरा एंड जो है उसको हमने आइस में रखा है, मेल्टिंग आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, और कह रहे हैं रेट ऑफ मेल्टिंग आइस डबल हो जाए। कब हो जाएगा डबल वो समझिए। देखिए, एक रॉड है, रॉड बनाते हैं पहले, ये मान लिया रॉड है। ठीक है, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड यहाँ पे तो मेल्टिंग आइस है। ठीक है, इसको कहाँ पे इंसर्ट करके रखा है, मेल्टिंग आइस यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और इस एंड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब इसमें हीट फ्लो हो रही होगी और इस हीट फ्लो की वजह से आइस मेल्ट कर रही होगी। ठीक, जिस रेट से हीट फ्लो हो रही होगी उसी रेट के प्रोपोर्शन में आइस मेल्ट करेगी। अब ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ मेल्टिंग आइस आपको डबल करना है, डबल रेट से यहाँ पे आइस मेल्ट हो। तो आइस डबल रेट से तब मेल्ट होगी जब हीट फ्लो का रेट डबल होगा। हीट फ्लो मतलब जो हीट करंट फ्लो हो रही होगी dQ/dt, ये डबल हो जानी चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज L/Ka। के ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आइस मेल्ट करने का रेट डबल हो जाए तो वो तभी हो सकता है जब हीट फ्लो का जो रेट है वो डबल हो जाए। अगर वो डबल होगा तो आइस मेल्ट करने का रेट डबल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आराम से समझिए
कैसे कैसे डबल हो सकता है? टेम्परेचर डिफरेंस डबल कर दीजिए तब भी हो जाएगा डबल। तो पहला स्टेटमेंट कह रहे थे टेम्परेचर इज मेड 200 टाइम्स मेड 200 डिग्री सेल्सियस एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज डबल्ड। अब यहाँ समझिए, अगर एरिया आपने डबल कर दिया और टेम्परेचर अगर आप यहाँ 50 से अगर 200 कर दोगे तो टेम्परेचर भी आपने 4 गुना कर दिया। ये तो टेम्परेचर डिफरेंस भी 4 गुना हो गया और एरिया भी 2 गुना हो गया, तो ये तो रेट ऑफ हीट फ्लो 8 गुना हो जाएगा। और रेट ऑफ हीट फ्लो अगर 8 गुना हो जाएगा तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस 8 गुना हो जाएगा। तो पहला आंसर नहीं बनेगा, पहले आंसर के हिसाब से तो आंसर 8 गुना हो जाना चाहिए। ठीक, दूसरे वाले में बात करते हैं। टेम्परेचर को हमने 100 कर दिया और लेंथ को हमने 4 गुना कर दिया। अगर आप टेम्परेचर को 100 करोगे 50 से 100 तो टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस डबल और लेंथ कर दी 4 गुना, तो ये तो 1/2 टाइम्स हो गया। तो दूसरे वाले केस में जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस है वो आधा रह जाएगा, डबल नहीं होगा, आधा रह जाएगा। तीसरे वाले में बात करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, लेंथ डबल कर दी। एरिया को आधा करोगे, लेंथ डबल करोगे तो नीचे तो 1/4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, नीचे बेसिकली 4 हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो 1/4 हो जाएगा, तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस भी 1/4 हो जाएगी। तो इसमें तो 1/4 टाइम्स हो जा रही है, 2 टाइम्स नहीं हो रही है। टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों को डबल कर दे रहे हैं। टेम्परेचर को जैसे ही आप 50 से 100 करोगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो गया, तो ये तो हो गया आपका डबल। और लेंथ को भी, एरिया को भी डबल कर रहे हैं और लेंथ को भी डबल कर रहे हैं, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो डबल हो गया और रेट ऑफ हीट फ्लो डबल अगर हो जाएगा तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ए वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 3 रॉड्स हैं सेम मटेरियल की, हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन, हैव बीन जॉइंड एज शोन इन ए फिगर। 3 रॉड्स हैं, सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शन है और लेंथ भी सेम है। ईच रॉड इज ऑफ सेम लेंथ। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस, तीनों के थर्मल रेजिस्टेंस बराबर होंगे। अगर इसका आर है तो इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस आर होगा और इसका भी थर्मल रेजिस्टेंस आर होगा। और आपको जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहे हैं, इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो ये एकदम सिंपल सिचुएशन बन गई है। इस तरह का सेटअप है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं आर आर आर, और इनको इस तरह से अरेंज किया है। ये 90 डिग्री सेल्सियस है, ये 90 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट करंट की अगर हम सेटअप बनाएं तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर यहाँ से इसका टेम्परेचर जंक्शन का मान लिया मैंने T है, तो अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से भी आई करंट फ्लो होगी, सिमेट्री कहती है। ठीक है, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, इस जंक्शन का टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर सब कुछ बराबर है। तो अगर इस ब्रांच में आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी करंट कितनी फ्लो होगी, आई। और फिर इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी, तो आई और आई, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, 2i। ठीक, तो आई जरा बताइए कितना आएगा आई। तो आई आपका आएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 90 माइनस टी अपॉन आर। ठीक, अब जरा 2i निकालने की कोशिश करें, 2i कितना हो जाएगा। तो 2i भी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा इसका, t माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे है t, यहाँ है 0, तो ये t माइनस 0 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, r। इक्वेट करना है हमको, बस i की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो ये 2 टाइम्स 90 माइनस टी अपॉन आर इज इक्वल टू टी बाई आर। तो आर से आर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया 180 माइनस 2t इज इक्वल टू टी, 3t इज इक्वल टू 180। तो ये टेम्परेचर जो आया वो 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। जंक्शन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑल द रोड्स हैव द सेम कंडक्टेंस, सबकी कंडक्टिविटी सेम है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इफ़ ए एंड सी आर मेंटेन ए टेम्परेचर 2t नॉट एंड t नॉट, ए कहाँ, ए यहाँ है, ए का टेम्परेचर है 2t नॉट और सी जो रॉड है वो, सी जंक्शन जो है वो यहाँ होगा कहीं। ठीक, इस तरह से सी, इसका टेम्परेचर है t नॉट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कितनी सारी रॉड्स हैं जरा देखते हैं। एक रॉड ये ए बी है, एक बी सी है, एक ए डी है, एक डी सी है, और एक रॉड ए ओ से ओ सी होती हुई है और एक बी से ओ होते हुए ओ से डी तक है। ठीक है, और सबकी लेंथ भी दी है, बी बी बी, इन चारों की लेंथ बी है और इन चारों की लेंथ ए है। ठीक, अब हीट फ्लो की बात चल रही है कि हीट फ्लो ए बी सी, ए ओ सी, ए डी सी इन सब में सेम होगा नहीं होगा, क्या होगा, एक एक करके ऑप्शन समझेंगे। जैसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं हीट फ्लो थ्रू ए बी सी, ए से बी होते हुए सी,
और ए से ओ होते हुए सी और ए से डी होते हुए सी, क्या इन तीनों में हीट फ्लो सेम होगा? क्या इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा। देखिए ऊपर वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वही नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा, सिमेट्री है, लेंथ वेंथ सब सेम है, ठीक। लेकिन बीच वाली ब्रांच की लेंथ अलग है तो उसका वो रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ए से बी होते हुए सी में जो हीट फ्लो होगा वही ए से डी होते हुए सी में होगा, लेकिन वो ए से ओ होते हुए सी के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो ये गलत हो गया। आगे बात करते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू बी ओ एंड ओ डी इज सेम। बी से ओ, बी कहाँ है? बी ये रहा, बी से ओ से डी, इनमें हीट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक। इसमें कोई हीट फ्लो नहीं होगा और इसमें भी कोई हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है बेसिकली, ऊपर वाली रॉड, नीचे वाली रॉड और सबसे नीचे वाली रॉड के, इन तीनों का सिमेट्री के हिसाब से, ढंग से समझना, सिमेट्री के हिसाब से इन तीनों का टेम्परेचर सेम होगा, और टेम्परेचर सेम होगा तो इसमें कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी। जो टेम्परेचर बी का होगा वही टेम्परेचर ओ का होगा, वही टेम्परेचर डी का होगा। और मैं आपसे कहूँ कि वो कितना होगा, तो वो ए और सी के टेम्परेचर के सम का आधा होगा। अगर यहाँ टी नॉट है, यहाँ 2 टी नॉट है, तो ये 1.5 टी नॉट आएगा, क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिक है। जैसा पैटर्न इधर है रेजिस्टेंसेस का, वैसे ही पैटर्न इधर है, तो इन दोनों टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा। तो बी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 1.5 टी नॉट, ओ का भी 1.5 टी नॉट, डी का भी 1.5 टी नॉट। तो इन ब्रांचेज में कोई हीट फ्लो नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि इनमें जो हीट फ्लो होगी वो सेम नहीं होगी, तो सेम होगी, वो हीट फ्लो सेम होगी और उसकी सेम वैल्यू होगी 0। तो ये भी गलत हो गया। टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए टू सी का टोटल हीट फ्लो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, बहुत अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसमें से बी मिसिंग है, ठीक है। इसमें से क्या है? बी जो है वो मिसिंग है। अब हो सकता है कि ये आपका स्क्वायर हो, चारों साइड्स बराबर हैं, स्क्वायर हो सकता है ये, ठीक है, डायगोनल बराबर है, तो बी को हम ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जरा कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस तो बीच में है, एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे है। यहाँ टेम्परेचर 2 टी नॉट है, यहाँ टेम्परेचर टी नॉट है। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा एल अपॉन के, तो एल तो होगी 2a अपॉन के ए, ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस होगा। नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी यही हो जाएगा 2a अपॉन के ए, और बीच वाले का रेजिस्टेंस होगा 2b अपॉन के ए। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस निकलेगा तब नेट हीट करंट निकलेगी। तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1/r1, तो वो हो जाएगा 2a अपॉन के प्लस 1/2a अपॉन के प्लस 1/2b अपॉन के। तो के ए अपॉन 2 तो मैंने ले लिया कॉमन, 1/a प्लस 1/a, तो ये हो गया 2/a प्लस 1/b, ये आ रहा है नेट, मतलब 1/r नेट, ठीक। थोड़ा सेटल करने की कोशिश करते हैं। ए और बी में रिलेशन क्या होगा समझिए जरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो b√2 है वो a के बराबर है। तो b को अगर मैं a के टर्म्स में लिखूंगा, b√2 a के बराबर है, तो b को अगर मैं a के टर्म्स में लिखूंगा तो a अपॉन √2 हो जाएगा। तो ये a और √2 कहाँ पहुंचा? ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा के ए अपॉन 2a और ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √2, ये है 1/r नेट। और जो हीट करंट फ्लो होगी, टोटल हीट करंट, वो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर नेट। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, यानी टी नॉट अपॉन आर नेट, ये होगी। तो इसका मतलब अगर मैं टी नॉट से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर जैसे ही मैंने टी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हीट करंट होगी। तो ये आ रही है आपकी हीट करंट, के टी नॉट अपॉन 2a और 2 प्लस √2, ठीक। तो ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका सी आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर सही कौन सा? आंसर डी पार्ट सही है कि बी का, ओ का और डी का जो है टेम्परेचर, वो तीनों जंक्शन का टेम्परेचर सेम होगा। जो टेम्परेचर बी का है वही ओ का है और वही डी का होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली बिल्कुल बीचों बीच मिलाई कर रहे हैं, ठीक। और वो टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया कितना होगा, वो होगा टी नॉट प्लस 2 टी नॉट अपॉन 2, सो इट इज 1.5 टी नॉट। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two identical long solid cylinders are used to conduct heat from temperature T1 to T2. Originally the cylinders are connected in series and the rate of heat transfer is h. अगर हम सिलेंडर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, ठीक है। दो आइडेंटिकल सिलेंडर है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि दो आइडेंटिकल सिलेंडर है, उनका रेजिस्टेंस R है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड थे तो एक रेजिस्टेंस R यहाँ होगा, फिर एक रेजिस्टेंस R यहाँ होगा, और इधर का टेम्परेचर T1 इधर का टेम्परेचर T2 है। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है उसका नाम कहा है उन्होंने h। तो h आपका बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू 2R, ये h हो जाएगा।
फिर आप कह रहे हो कि आपने उनको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, इस तरह से। तो पैरेलल में अगर R और R रेजिस्टेंस है तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा। तो इस केस में जो हीट फ्लो होगा H डैश वो आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस एंड दैट इज R/2। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन R, ये H डैश है। अब आप खुद सोच के बताओ इसमें कि H डैश जो है और H में क्या रिलेशन है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि H डैश जो है वो H का 4 गुना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, आपको 4 मिल जाएगा। सो H डैश इज इक्वल टू 4H। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो पैरेलल में लगाते ही 4 गुना हो जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें ये जो रॉड है ये इस तरह से आगे जाके इस तरह से कनेक्टेड है और इसका नाम है पॉइंट बी। अब इसमें क्या है, दो आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर रॉड्स हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रॉड ये है और एक रेक्टेंगुलर रॉड ये है, उनको ऐसे एंड टू एंड हमने ऐसे बेल्ट कर दिया है। टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर रॉड्स ऑफ मेटल आर वेडेड एल टू एंड इन सीरीज, एंड टू एंड इन सीरीज, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बिटवीन टेम्परेचर 0 and 100 डिग्री सेल्सियस एंड 10 जूल ऑफ हीट इज कंडक्टेड इन स्टडी स्टेट थ्रू द रॉड इन 2 मिनट्स इफ 5 सच रॉड्स आर टेकन एंड जॉइंड एज शोन इन ए फिगर। इस तरह की सिचुएशन है, समझो जरा। ये सिचुएशन बाद में है, पहले दो आइडेंटिकल रॉड्स थी और उनको एंड टू एंड आपने कनेक्ट किया था, एंड टू एंड सीरीज में, सीरीज मेंशन है तो इसका मतलब एक रॉड यहाँ होगी उसके बाद एक रॉड यहाँ होगी, इस तरह से। तो अगर एक रॉड का रेजिस्टेंस R है दूसरे का भी R है तो एंड टू एंड कनेक्ट करने में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। एक का टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर आपने रखा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट फ्लो होगी वो आपकी हो जाएगी 100 माइनस 0 अपॉन 2R, ये हीट फ्लो हो जाएगी। और ये होगी आपकी 10 जूल फ्लो होगी 2 मिनट में, दी हुई है आपको। तो ये आपका आ गया 10 अपॉन 2 मिनट्स। तो ये आपकी जो रेट ऑफ हीट फ्लो आ रहा है वो 5 जूल पर मिनट आ रहा है, ठीक है। यूनिट हमने जूल पर मिनट रखी है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप R फाइंड कर सकते हो, जरूरत नहीं है, मतलब हम इक्वेशन जब बनाएंगे तब सेटल करेंगे उसमें। फिर हमने 5 रॉड्स को यूज़ करके ऐसा डायग्राम बनाया, एक रॉड AC है, एक CB है, एक BD है, एक DA और एक रॉड AB है, इस तरह का सेटअप बनाया। और इसमें कह रहे हैं इफ द सेम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया तो इसमें जरा 20 जूल हीट फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा। तो जरा इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ का रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस भी R है। तो जरा समझिए कैसे सेटल करेंगे। ऊपर हो गया R और R 2R, बीच में R और ये नीचे भी 2R हो गया, ठीक। तो सेटअप ऐसा बन रहा है 2R R 2R 2R R 2R। तो जरा निकालें नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो 1/R नेट 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। और जब आप इसको सेटल करोगे तो जो R नेट है वो टोटल R/2 के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में जो हीट फ्लो होगा, इस केस में जो हीट फ्लो होगा ढंग से समझिए, वो हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन R/2। तो मुझे देख के ये समझ में आ रहा है कि इसके हिसाब से इसका जो हीट फ्लो है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी इसका जो हीट फ्लो होगा वो आपका आ जाएगा 40 जूल पर मिनट, सॉरी 20 जूल पर मिनट, 4 गुना हो जाएगा। ये 5 जूल पर मिनट था तो ये 4 गुना है, मुझे दिखाई दे रहा है ये 2R है, ये R/2 है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, ठीक है। इसका जो है वो इसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना करोगे तो आपको 20 जूल पर मिनट मिल जाएगा, यानी ये रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। और 20 जूल ही आपसे पूछ रहे हैं कि 20 जूल हीट फ्लो कराने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट टाइम लगेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इसमें 4 लेयर्स हैं, चारों लेयर्स की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग दी है, K1 K2 K3 और K4, ठीक है। इसका टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका 25 और इसका टेम्परेचर दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। ना आपको इस सरफेस का पता है ना इस सरफेस का पता है, नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम मैंने रखा T2 और इसका नाम मैंने रखा T3, इंटरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। और आपको इंटरफेस, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस बिटवीन लेयर्स 3 एंड 4, 3 और 4 के मतलब आपको T3 पूछा गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे T3 पूछा गया, ठीक है। बाकी L1 L2 L3 L4 सब पता है आपको, K1 K2 K3 K4 सब पता है। तो अभी हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए ये सब सीरीज में लगे हैं, तो जितनी हीट यहाँ फ्लो होगी उतनी हीट आगे फ्लो होगी, उतनी हीट इसमें फ्लो होगी और उतनी हीट इसमें फ्लो होगी। तो हम पहले वाली की जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो आखिरी वाले से मैच कराएंगे, तभी आपका T3 निकलेगा। तो पहले में कितना रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 30 - 25 अपॉन L/K। तो L L1 है
और K1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। चौथे वाले में कितना हीट फ्लो होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, T3 माइनस ऑफ -10, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ओवर L ओवर K, तो L आपका L4 है और K आपका K4 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक। तो बस अब आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, कुछ चीज़ें बचेंगी और आपको क्या मिल जाएगा, आपको T3 मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर।